हेलो स्टूडेंट्स, जो हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे वो आपका एक बढ़िया से एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग लीनियर इम्पल्स बोलते हैं, है ना। तो सिंपल सा डिस्कशन है। अगर मैं बात करूं लीनियर इम्पल्स, ठीक, लीनियर इम्पल्स क्या होता है तो अच्छे से देखिए। यहाँ पर आपने लीनियर इम्पल्स की बात करी। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को आप एफ फोर्स से पुश करते हो। इस कार्ड को अगर आप यहाँ पे एफ फोर्स की हेल्प से पुश करके आगे लाते हो, कितनी देर तक आपने फोर्स अप्लाई किया, तो लेट्स से दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इस पीरियड में क्या आपने इस व्हीकल की स्पीड को चेंज किया है, वेलोसिटी को चेंज किया है? हाँ सर। तो अगर पूछे सिंपल सी बात कि इम्पल्स क्या होता है, तो आप बस बोल सकते हो इम्पल्स फॉर दिस इंटरवल इज डिफाइंड एज एफ इंटू डेल्टा टी। ओके, इस पीरियड में आपने एफ डेल्टा टी लिखा तो एक इंटरवल पे डिफाइन कर रहे हैं इम्पल्स किसके इक्वल हुआ। सबको पता है कि अगर मैं इस पीरियड में इम्पल्स पूछूं या फोर्स पूछूं तो एवरेज फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और आप इसे चाहें तो डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो इम्पल्स अगर कोई पूछे तो किसके इक्वल होता है, सिंपल से जब भी फोर्स अप्लाई करोगे इम्पल्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी को अगर आप यूज करेंगे तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हम इसको बार बार लीनियर क्यों बोल रहे हैं, ये आपको आगे चल के चैप्टर मिलेगा। एक एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, पर अभी हम सीधी सी बात इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सर बेसिकली ये फोर्स डेल्टा टी तक लगेगा, तो क्या हो सकता है जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स वेरिएबल हो? तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक छोटी सी बॉल है ना, इस पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया और हम लोग फोर्स इसका जो अप्लाई हुआ उसको केवल डी टी इंटरवल के लिए कंसिडर कर रहे हैं। क्या इस डी टी इंटरवल में क्या फोर्स और टाइम का कुछ प्रोडक्ट हो सकता है? यस सर। तो मैं पूछूँ सर यहाँ पे लीनियर इम्पल्स किसके इक्वल होगा, तो लीनियर इम्पल्स अगर पूछा जाए तो सर आपने बताया लीनियर इम्पल्स ओके इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डी टी। एफ डी टी ये तो लीनियर इम्पल्स हुआ सर। अगर मैं पूरे एक इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करूँ तो सर टोटल लीनियर इम्पल्स एफ डी टी कर सकते हैं। सारे लीनियर इम्पल्स छोटे छोटे आप इंटीग्रेट करते गए तो टाइम इंटीग्रल अगर आप फोर्स का टाइम के साथ करते हो, टाइम इंटीग्रल करोगे फोर्स का, तो श्योरली बच्चे जो क्वांटिटी आएगी, अच्छा टाइम क्या रखेंगे, वो टाइम कुछ तो दिया जाएगा, इस समय से इस समय तक फोर्स लगा तो लिमिट लेट से T1 टू T2। तो ये क्वांटिटी जो आएगी बच्चे, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इम्पल्स। और फिर से देखो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ को लिखोगे डी पी बाई डी टी, तो डी टी कैंसिल होगा, डी टी कैंसिल होगा तो डी पी इक्वल टू डी पी का इंटीग्रेशन, तो आप डी पी सारे छोटे छोटे मोमेंटम के चेंजेस को ऐड करोगे तो आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा पी। तो टेक्निकली आप चाहें कान को इधर से पकड़ो या कान को उधर से पकड़ो, बात एक ही है कि लीनियर इम्पल्स किसके इक्वल होता है। लीनियर इम्पल्स को बच्चे हम लोग जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जे वेक्टर क्या होगा, टाइम इंटीग्रल ऑफ फोर्स और लिमिट T1 टू T2, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं फाइनली जाके आपकी डेल्टा पी आती है। आप चाहो तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब लीनियर इम्पल्स की डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम की होगी। क्लियर? अगर बात की जाए यहाँ पर सर जे के लिए को पूछे इसका सर डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो सबको क्लियर है भाई, ये एम एल टी माइनस टू होता, टाइम के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो एम एल टी माइनस वन, और ये वही डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आपका मोमेंटम का आता। क्लियर? तो लीनियर इम्पल्स जो हुआ आपका यहाँ पर इस तरीके से। अब बात है कि सर जो लीनियर इम्पल्स है उसको अगर हम देखें तो सर एफ डी टी की वैल्यू सर आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर, डी पी। ठीक है, अच्छा मैं इसको अगर f लिखूं तो आपके पास आ गया डी पी बाई डी टी। से ये सब तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। नहीं, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जब हमारे पास फोर्सेस इन्वॉल्व हों, जैसे कोलिजन के फोर्सेस, है ना, जरा ठीक से पहचानिएगा। एक बॉल अगर जाके एक दीवार से टकराती है तो उस पीरियड में उसका जो दीवार के साथ फोर्स आएगा, ये बॉल ली बेटा आपने, इस बॉल के साथ आपने एक बॉल ली और इसे टकराती है।
ये टकरा के बॉल वापस आती है और इनका जो इंटरेक्शन होता है बताइए कितने टाइम का होता है, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो कोलिजन वाला फोर्स है ना। या फिर अगर मैं मान लो बच्चे एक ये आपने यहाँ से थ्रेड लिया और थ्रेड को थोड़ा सा लूज करके यहाँ पे बॉल को बांध के छोड़ दिया। अब आप सबको क्लियर है, जब बॉल बेटा नीचे जाएगी ऐसे फ्री फॉल करते हुए जाएगी, जब थ्रेड पूरा खुल जाएगा तो क्या एक बहुत शॉर्ट इंटरवल के जर्क आएगा। यस सर। तो जो फोर्स ध्यान से देखो यहाँ पे जो कोलिजन में इन्वॉल्व है, ये जो यहाँ पे आपको लगता है जर्क लगा, झटका लगा, ये फोर्सेस की खास बात क्या है, इन फोर्सेस के अंदर एक बढ़िया सी चीज़ है कि ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए आते हैं। तो जो टाइम ऑफ इंटरवल इंटरेक्शन का है आपका वो बहुत लो है, मोमेंटम का चेंज तो फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन ऐसा करने से जब आपको लगे कि टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है तो जो फोर्स होता है बच्चे वो लार्ज मैग्नीट्यूड का डेवलप होता है। क्लियर है। तो लार्ज मैग्नीट्यूड dp सम फाइनाइट वैल्यू डिवाइड बाय dt वेरी लो वैल्यू। क्लियर। सो ये जो जर्क में फोर्स आता है, कोलिजन में फोर्स आता है बच्चे, इन फोर्सेस को हम लोग अलग कैटेगरी में लेके पढ़ते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। ओके। सो इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, सब वो सारे फोर्सेस जो कि बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए लगते हैं। जब भी आपको ऐसी पोजीशन देखनी हो जिसमें एक्सप्लोजन हो, है ना, बॉल एकदम से बस करिए, अभी दिवाली का टाइम गया है, पटाखा रखा हुआ था, एकदम से आपने यार टप से एक्सप्लोजन हुआ, वो उस पीरियड में जो फोर्सेस इन्वॉल्व हुए बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए थे। या फिर आपका कोलिजन हो, आपका कोलिजन कभी आपने देखा कि उसको कोलिजन होता देख पाए, कोलिजन तो होता है बात करते। या फिर आपको कभी लगे कि सर सडन आपका किसी थ्रेड में जर्क आए। सर ये सारे फोर्सेस के अंदर क्या खास बात होती है, इनका इंटरवल शॉर्ट होता है और ये रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड के होते हैं। सर रिलेटिवली हायर मतलब, रिलेटिव तो मतलब किसी से कंपेयर करोगे ना, तो कंपेयर इनका किससे, कंपैरिजन किससे होता है इनका, नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस को। तो जो जैसे बोलते हैं ना एक पल के लिए लगा वो इम्पल्सिव फोर्स, और जो लगते ही रहते हैं वो फोर्स कौन से होते हैं, नॉन इम्पल्सिव। जैसे नॉन इम्पल्सिव में एक सबसे बढ़िया फोर्स आता है mg। सर ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा सर ध्यान से देखिएगा लगता ही रहेगा, ये किसी शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम के लिए नहीं लगता है। इम्पल्सिव कैसे लगेगा, छोटे से टाइम के लिए। नॉन इम्पल्सिव किसके लगेगा सर, mg आ गया, ये लगता रहता है। या फिर अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूँ, स्प्रिंग फोर्स को लगने के लिए पहले खुद ही टाइम चाहिए होता है, तो स्प्रिंग फोर्स भी कैसा होता है, नॉन इम्पल्सिव। तो अगर मैं पूछूं बच्चे कि कौन सा इम्पल्सिव है कौन सा नॉन इम्पल्सिव है, मैं आपसे पूछूं नॉर्मल रिएक्शन पे कमेंट करिए, सर नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है नॉन इम्पल्सिव है। तो आप कहोगे सर ये जो मैं आंसर दूंगा मेरे केस पे डिपेंड करेगा। अगर आप एक टेबल के ऊपर एक बुक रखे हुए हैं तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है आपका ये इस तरीके से n और mg नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना। तो अगर मैं आपको ऐसा दूं कि सर ये आपने एक ग्राउंड लिया और एक हाइट से बॉल छोड़ दी, बताइए ये बॉल चलते 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 ग्राउंड को हिट करेगी, और जब ग्राउंड को हिट करेगी तो उस पीरियड में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, बॉल रिबाउंड करेगी, और बॉल को रिबाउंड करने में किसने मदद करी है, तो आप बोलोगे सर इस छोटे से पीरियड में जब तक बॉल आके टकराई, है ना, जब तक बॉल आके टकराई यहाँ पर, उस पीरियड में आपका एक शॉर्ट इंटरवल के लिए कौन सा फोर्स आया है सर, एक dt टाइम के लिए एक फोर्स आपका अपवर्ड आया, वो नॉर्मल रिएक्शन ही था, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसा है सर, इम्पल्सिव नहीं सर, यहाँ नॉन इम्पल्सिव है, क्योंकि लग रहा है एक शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम के लिए नहीं लगा। अगर शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम के लिए फोर्स आता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव। डन। चलिए अब मुझे बताइए बच्चे फ्रिक्शन कैसा फोर्स होगा। सर फ्रिक्शन जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर स्लाइड करता हुआ जा रहा है, सबने थोड़े दिन पहले पढ़ा हुआ है बच्चे, यहाँ पर सर फ्रिक्शन आएगा। यस सर, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा ये भी सबको क्लियर है। सर फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्लियर। कितना लग रहा होगा सबको पता है बच्चे, μn होता है और n इस केस में μn चाहिए। बताइए फ्रिक्शन क्या एक शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम के लिए लगेगा, लगता रहेगा।
सो जब तक ये बॉडी रुक नहीं जाएगी, स्लिपिंग खत्म नहीं होती, इसका मतलब एक लंबे टाइम के लगेगा, तो इसको भी हम लोग किस में रखेंगे, नॉन इम्पल्सिव की कैटेगरी में। लेकिन बच्चे अगर मान लो सर क्या फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो सकता है, देखा जाए फ्रिक्शन कब इम्पल्सिव हो सकता है। आप ठंडे दिमाग से सोचो, आप एक क्या करो, यहाँ पर एक बॉल लो, है ना, ये बॉल बच्चे यहाँ से ली, अब बॉल से कहा भाई ठीक है हम आपको नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, ये बॉल आके बेटा ग्राउंड को आके हिट करेगी, क्लियर। अब बॉल जब ग्राउंड को आके हिट करेगी तो उस पीरियड में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ग्राउंड से, बताइए कैसा होगा। सो उस पीरियड में बॉल की वेलोसिटी को पलटाने का काम नॉर्मल रिएक्शन में क्या होगा, सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन गारंटी के साथ कैसा होगा, नॉन इम्पल्सिव। सर आप तो फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, फ्रिक्शन की बात भी करते हैं। अब जो जिसने बॉल फेंकी वो बहुत बढ़िया स्पिनर था, उसने हाथ से जब बॉल फेंकी तो ऐसे घुमा के फेंक दी। अब बताइए जब बॉल ऐसे घूमती हुई आ रही होगी, ये घूमती बॉल आके यहाँ टकराएगी, तो जैसे ही बॉल यहाँ पे घूमती आके टकराएगी, जरा बोलेगा, ये घूमती टकराएगी तो क्या यहाँ पे स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग के हिसाब से इस कांटेक्ट पॉइंट पे ये बॉल इधर स्लिप करेगी, तो क्या जितनी देर के लिए एन आएगा उतनी ही देर के लिए यहाँ पे आपको लगता है क्या एक म्यू एन भी आएगा, यस म्यू एन, और एन की एज क्या होगी, सेम होगी। अगर एन इम्पल्सिव है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा, तो बॉल क्या होगी, टिप खाने के बाद बच्चे सीधी ऊपर नहीं जाएगी, फिर बॉल टिप खाने के बाद ऐसे पाथ पे जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको एक तो रिबाउंड मिलेगा और फ्रिक्शन की वजह से आगे जाओगे तो बॉल ऐसे जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा हुआ, तो आप बोलोगे सर नॉन इम्पल्सिव भी हो सकता है और इम्पल्सिव भी हो सकता है। यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा है, सर इम्पल्सिव है। लेकिन भाई साहब एमजी की बात की जाए तो एमजी कभी इस कैटेगरी में नहीं आएगा। सर स्प्रिंग की बात की जाए, सर स्प्रिंग कभी इस कैटेगरी में नहीं आएगा। स्प्रिंग को लगने के लिए एक टाइम चाहिए, सॉरी ये आपका थोड़ा सा गलत हुआ, मेरे को उल्टा बोलना चाहिए था। एमजी आपका कभी भी, अच्छा इम्पल्सिव साइड लिखा था, सही था। एमजी आपका हमेशा कभी भी इम्पल्सिव नहीं होगा, स्प्रिंग कभी भी इम्पल्सिव नहीं होगा, एमजी हमेशा नॉन इम्पल्सिव होगा। एक शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम की जगह एक बड़े टाइम के लिए लगेगा। और स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, सर ये भी एक बड़े टाइम के लिए आएगा, इसको अप्लाई होने के लिए टाइम चाहिए। तो सर ये बातें जो आप कह रहे हैं इनको हम लोग कैसे अपनी प्रैक्टिस में लेके आए हैं, तो बच्चे मेरा देखो सीधा सा हिसाब किताब है। एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक बॉल ली बेटा आपने यहाँ पर, ठीक, ये बॉल आप बेटा यहाँ से ज्वाइन लॉन्च करते हो, ये हाइट आपको दे दी गई, ठीक है। बॉल मैं लेदर की बॉल मान लेता हूँ, लगभग 200 ग्राम के आसपास, है ना। इस बॉल को बच्चे मैंने रिलीज किया, मान लेता हूँ 45 मीटर की हाइट से, क्लियर। 45 मीटर की हाइट से बेटा मैं इसे रिलीज करता हूँ और बॉल यहाँ से चलते 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 आके ज़मीन के साथ हिट करती है, एक इम्पल्सिव फोर्स। अब मैं मान लेता हूँ जब बॉल लौटती है तो उसको ग्रीन कलर का शो करता है, अब बॉल ऐसे चलती है और अब उतनी हाइट तक नहीं पहुँच पाती है। बॉल कहाँ तक जा पाती है बेटा, तो आपको बताया गया भाई यहाँ पर 20 मीटर की हाइट तक, तो 20 मीटर की हाइट तक बॉल जाती है। 45 से छोड़ा और 20 तक गई। तो क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पर फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड if contact occurs for, अगर बॉल और ग्राउंड के बीच का कांटेक्ट कितनी देर के लिए रहता है, डेल्टा टी इक्वल टू 0.05 सेकेंड्स, इतनी देर के लिए आता है। आपने कभी क्रिकेट में देखा तो स्निकोमीटर होता है, तो वो जो स्निक लगती है ना, वो इम्पल्सिव फोर्स है ना, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए। तो सर यहाँ फोर्स कितना आएगा जरा देखा जाए। तो भाई यहाँ से हमने देखा तो जब बॉल आई थी, जब उसने ग्राउंड को हिट किया था तो उसकी कुछ स्पीड रही होगी, लेट्स से v1। v1 किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने बॉल को बेटा 45 मीटर की हाइट से रिलीज़ किया था, तो तुम्हें क्लियर है 45 मीटर की हाइट से अगर बॉल को रिलीज़ करते हो तो तुम्हारी स्पीड v1 इक्वल टू
√2GH से निकाल सकते थे। G की वैल्यू 10 लेता हूँ यहाँ पर, H की वैल्यू 45 लेता हूँ, तो ये आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड आया, √900। बॉल बेटा टकराती है ना, और सरफेस से रिबाउंड करके कितनी स्पीड से जाती है बच्चे, v2, लेकिन अब इसकी स्पीड का लॉस हुआ है, बॉल उतनी हाइट तक नहीं जा रही है, कहाँ तक गई, 20। तो याद हो h की वैल्यू v²/2g पड़ी थी ना, मैक्सिमम हाइट, v से फेंको h v²/2g आता था, इसके अंदर कितनी स्पीड से फेंका गया होगा, ये कितनी हाइट अचीव करोगे उस पर डिपेंड करेगा। तो दोनों बातें एक ही हैं, h हाइट से छोड़ने पे v1 स्पीड गेन करता है, v1 स्पीड से फेंकने पे h हाइट तक जाता है। तो ये बच्चे आपने हाइट देखी, ये आपका v2 आ गया, जरा देखा 2 × 10। अब आप उतनी हाइट तक नहीं पहुंच पा रहे, तो श्योरली आपकी स्पीड कम हो गई, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। मैं आपसे पूछूं सर इस बॉल का इससे मोमेंटम कितना था, तो बॉल का मास शायद आपको 200 ग्राम दिया गया है, 0.2 × 30 के हिसाब से आपका मोमेंटम 6 था, ठीक, और कायदे से -6 था क्योंकि डाउनवर्ड था। टकराने के बाद मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0.2 × 20, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4। तो देखा जाए बच्चे यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना था, -6, टकराने का मोमेंटम कितना हो गया, +4। मैं तुमसे छोटी सी बात पूछूं यहाँ पर कि भाई मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, तो आप बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल, 4 -6 आ गया, तो मोमेंटम में चेंज कितने का है, 10। और उस पीरियड में जो आपका नॉर्मल रिएक्शन लगा है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम में चेंज डिवाइड बाय टाइम। अब देखो मैंने जो चीज़ चूज़ करी है, मोमेंटम में चेंज फाइनाइट है, देखो गिनती से 10 आ रहा है, पर टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट है ना स्निक, ज़रा सा टाइम, तो उस हिसाब से आप बोलोगे सर ये वैल्यू कितनी बनेगी, सर 10 × 100 डिवाइड बाय 5। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया बच्चे, 200। ये क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन 200 का अंदर समझे ना, ये किसके इक्वल हुआ, सही 20 kg वेट के इक्वल हुआ, 20 kg की बॉडी के वेट के बराबर। आप देखो बॉल आई कितनी ग्राम की थी, सर हार्डली 200 ग्राम की। 200 ग्राम की बॉडी क्या आपको वेट 20 kg के बराबर फोर्स दे रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है फोर्स ज़्यादा क्यों हुआ, ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि आपका नॉर्मल रिएक्शन एक इम्पल्सिव फोर्स है। तो जिस पीरियड में बॉल ग्राउंड के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, जिस पीरियड में बॉल ग्राउंड के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, उस पीरियड में बॉल पहले आई होगी, फिर दबी होगी, फिर और दब के उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई होगी, फिर धीरे धीरे खुली होगी और ये वापस गई होगी। ये एक इंटरवल था कितना, ये पूरी अवस्था आपकी केवल 0.05 सेकेंड में हुआ है काम ये। अब इस पीरियड में मुझे कौन से फोर्सेस लग रहे थे, तो भाई साहब आप mg को काउंट नहीं करेंगे, तो ड्यूरिंग कोलिजन, एक्सप्लोजन, इम्पल्सिव फोर्स ही गवर्निंग फैक्टर होते हैं। उनके सामने अगर नॉर्मल रिएक्शन देखो तो 200 न्यूटन का फोर्स लगा था जिसने बॉडी को पलटाया, वेट को तो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं ना। तो जब आपके एक्सप्लोजन हो या कोलिजन हो तो mg को या नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। इसका मतलब जिससे मान लो कभी ये सवाल आ जाए कि सर ये आपने स्प्रिंग ली और सर ये बॉल आके यहाँ पे ऐसे आके इसको हिट करती है। अब ये बॉल आके से हिट करती है तो जब कोलिजन होगा उस पीरियड में कौन से फोर्स इन्वॉल्व होंगे, सर जब कोलिजन होगा तो जो फोर्स इन्वॉल्व होंगे, ये बॉल को डिब्बे ने एनडीटी का इम्पल्स इधर मारा होगा और बॉल ने डिब्बे को एनडीटी का इम्पल्स इधर मारा होगा। स्प्रिंग फोर्स को दिखाने की ज़रूरत है क्या, नहीं सर। तो स्प्रिंग फोर्स बेटा आपका यहाँ पे काउंट नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन एनडी तो भाई पहले से पता है बैलेंस फोर्स है। तो आपके इम्पल्सिव फोर्सेस जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड नॉन इम्पल्सिव के कंपैरिजन में हाई होता है। मैंने आपको एग्जांपल से भी दिखाया। बॉडी का वेट कितना है बेटा, 200 ग्राम, और जो वो फोर्स अप्लाई कर रही है वो 20 kg के बराबर, मतलब 0.2 kg वाली बॉडी 20 kg के बराबर फोर्स लगा रही है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास डिस्कशन आता है सर हमें यहाँ पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव। क्लियर। तो ये मैंने आपको डिस्कशन दिया किसका, एफ का। अच्छा एक चीज़ और, अगर एग्ज़ाम में आपको अभी तक आपने एफ एक्स ग्राफ पढ़ा, मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको ऐसा करा जाए एफ टी ग्राफ दे दिया जाए, ऐसा दे सकते हैं ना, और एफ टी ग्राफ देख के आपसे वर्क पूछना,
एक बच्चे ने कहा सर जी कैसी बातें कर रहे हो, एफ ग्राफ देख के भाई वर्क कैसे पूछ सकते हैं। भाई मेरा कहना था भाई देखो एफ ग्राफ से वर्क डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा, पर मैं आपसे पूछूं ये जो शेडेड पार्ट आपने बनाया है ये दिख रहा है, ये शेड पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपने कहा सर एक पार्ट आपके पास क्या आ गया, A1 आ गया, एक A2 आ गया। ये A1 किसके इक्वल होगा? तो बच्चे एरिया मैंने इंटीग्रेशन से रिलेट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। और टेक्निकली कोई पूछे तो एरिया किसके इक्वल होगा? तो एरिया ही लिख दोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। एफ किसके इक्वल होता है बच्चे? डी पी बाई डी टी कैंसिल। तो एरिया किसके इक्वल होगा? चेंज मोमेंटम। तो ये जो एरिया आ रहा है प्लस एरिया है माइनस A1 A2 क्या लिखोगे? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मेरा फाइनल मोमेंटम कितना हुआ है ये डिपेंड करेगा इनिशियल मोमेंटम प्लस टोटल एरिया जो वैल्यू आएगी। टोटल एरिया चेंज मोमेंटम था। ऐसा करने से क्या मुझे फाइनल मोमेंटम मिल गया, मास से डिवाइड करोगे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है पी कितनी थी। अगर ये दो क्वांटिटी पता है, मास पता है बच्चे, तो क्या वर्क डन निकाल सकते हैं? यस सर, वर्क डन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एरिया बाउंडेड बाय एफ टी, बहुत अच्छे से, एरिया बाउंडेड बाय एफ टी इक्वल टू क्या होगा? चेंज मोमेंटम। तो एक बच्चे ने कहा सर ये तो आप पहले पढ़ा चुके हो। मैंने कहा नहीं पढ़ाया। मैंने कहा सर सेम ही बात तो है, फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एरिया बाउंडेड बाय एटी किसके इक्वल होता था? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो ग्राफ आप बना रहे हैं एफ टी का, अगर मैं 1 kg की बॉडी लूँ तो यही ग्राफ आपका ए का हो जाएगा। एटी में क्या होता था? एरिया बाउंडेड बाय एटी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वैसे एरिया बाउंडेड बाय एफ टी इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप सिंपल इस तरीके से अप्रोच बना सकते थे। मैंने आपको इम्पल्सिव फोर्स और नॉन इम्पल्सिव फोर्स का डिस्कशन इसमें दिया। हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चे इसके कुछ क्वेश्चंस और कोलिजन को डिस्कस करेंगे। ओके।